Assalamualaikum. Today we are going to discuss the topic conjunction. सबसे पहले हम देखेंगे conjunction की definition, बाद conjunction कितनी टाइप का होता है, फिर इंशाल्लाह डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है definition. What is a conjunction? Conjunction कहते किसे हैं? Conjunction is a word that joins words, phrases and clauses. Conjunction एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि अल्फाज को, मुख्तलिफ फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जो जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करवाता है। लाइक, एंड, सो, येट, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे एंड है, ये वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करेगा? अली एंड असलम, ये ज्वाइन करेगा दो नाउन को। इसी तरह सो है, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, को हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने बात की है कि ये डिफरेंट फ्रेजेस को आपस में मिलाता है। तो फ्रेज क्या होती है? वर्ड्स को तो हमने देख लिया, अली एंड असलम। जब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, तो फ्रेज हम किसको कहते हैं? व्हाट इज अ फ्रेज? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यानी ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होगा। यानी अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएं तो फिर तो ये क्लॉज बन गया या सेंटेंस बन गया। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता, यानी इसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं बनती, कंप्लीट सेंस नहीं देता वो। तो क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये एक मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता, यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता। एग्जाम्पल हम इसकी यूं देखते हैं, लाइक ऑन द वे, रास्ते पर, सड़क पर। तो सड़क पे क्या, यानी इसमें ना कोई नाम मेंशन है कि सड़क पे वो खेल रहा था, मैंने उसको सड़क पे देखा, वो सड़क पे चल रहा था, वगैरह वगैरह। यानी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई वर्ब जो है ना वो मौजूद है और ना ही कोई नाउन मौजूद है। मसलन अगर हम ये कहें, ही वॉज वॉकिंग ऑन द वे, आई मेट हिम ऑन द वे, ठीक है, तो फिर ये मतलब है कि इसमें कोई सब्जेक्ट भी था और कोई उसमें एक्शन भी हुआ है, तो फिर वो एक सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेज क्या है कि जब हम किसी सेंटेंस का एक ऐसा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस के टुकड़े के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। लाइक मैं ये कहता हूं कि टू वाइट डॉग्स, अब टू वाइट डॉग्स, दो सफेद कुत्ते। अब इसके आगे एक्शन नहीं है, नाउन तो मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन इसके आगे एक्शन मौजूद नहीं है। तो अब ये टू वाइट डॉग्स, ये एक फ्रेज होगी, ठीक है, कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है कि जिस जो कोई मीनिंग तो दे रहा है लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज किसको कहा जाता है? इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। देखा पीछे अपने फ्रेज में कि फ्रेज क्या था? इट हैज नो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। लेकिन क्लॉज क्या है कि इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट मे और मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। यानी क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक सेंटेंस की तरह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, यानी उसमें काम करने वाला भी मौजूद होता है और जो एक्शन होता है वो भी मौजूद होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्लॉज को क्या हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं, हम क्लॉज को सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि एक क्लॉज जो होता है ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। ये अलोन नहीं होता, ये अकेला नहीं होता। लाइक
आई वेंट टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी। मैं स्कूल गया क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। अब देखें बिकॉज इसमें यूज होके आगे एक और सेंटेंस आ गया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी। आई वेंट टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी। अब देखा ये दो सेंटेंस मिला है, आपस में मिले हैं, तो ये दोनों अपनी जगह पे क्लॉज हैं। देखें तो बेसिकली ये एक लेंथी सेंटेंस है, एक बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पे क्लॉज हैं। तो हम क्लॉज को यूं डिफाइन करेंगे कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, लेकिन ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा जो है वो होता है। अगर तो क्लॉज जो है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस देता है और अकेले ठहर सकता है, अकेले रुक सकता है। जैसे हम कहते हैं कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये खुद से अपना एक मीनिंग रखता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये क्या है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी। अब जो मैं पढ़ना चाहता था, ठीक है, अब पढ़ना चाहता था किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पहली क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अपनी जगह पे क्लॉज हैं। तो क्लॉज की दो काइंड्स होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये क्या होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, ये कंप्लीट सेंस देता है। अच्छा, ये ऐसे ऐसे दो क्लॉजेज होते हैं, ऐसी क्लॉज होती है कि जो इन कंजंक्शन के साथ मिले होते हैं, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, सो एंड येट। इनके साथ अगर कोई दो क्लॉजेज आपस में मिलती हैं तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहे होते हैं। एंड, बट, सो और, नॉर, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अच्छा, आई बॉट शुगर एंड वेंट फॉर होम, लेफ्ट फॉर होम, मैंने चीनी खरीदी और घर चला गया। अब देखें इन दोनों के दरमियान एंड आया है, तो जब ये एंड के साथ मिलेंगे दो सेंटेंसेस, तो ये दोनों अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। हम क्लॉजेज इसको हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो अ, एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, पहला हिस्सा भी दूसरा हिस्सा भी। एंड के दोनों तरफ एक बड़े पार्ट के अलग-अलग ये दो हिस्से हैं, एक बड़े सेंटेंस के दो अलग-अलग हिस्से हैं। तो लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं कि ये अपनी जगह पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी आज़ाद है। तो अगर इन कंजंक्शन के साथ यानी एंड, बट, सो और, नॉर, सो एंड येट, इनके साथ अगर कोई कंजंक्शन इनके साथ कोई दो क्लॉजेज आपस में मिलेंगी तो हम उन क्लॉजेज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। डिपेंडेंट क्लॉज यानी जो किसी पे डिपेंड कर रही है। जो किसी पे डिपेंड करने वाली क्लॉज है वो कौन सी क्लॉज होती है, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये जो पहले मैंने आपको ये वाले जो कंजंक्शन है ये बताए हैं, एंड, बट, सो और, नॉर वगैरह, इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं उनमें आफ्टर, ऑल दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर टू, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, वट, कोई भी कंजंक्शन है इसके अलावा, ये सारे के सारे इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलता है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू स्टडी, आई गो टू स्कूल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज आई वांट टू स्टडी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पिछले पे जो है वो डिपेंड कर रहा है आई गो टू स्कूल पे। तो ये क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो पिछले सेंटेंस पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सिंपल एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, और जो है वो एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा होता है, और वो ऑल अलोन वो अकेला स्टैंड कर सकता है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं आई विल मीट यू एट द ऑफिस और एट होम, मैं तुम्हें घर में मिलूंगा या तुम्हें दफ्तर में मिलूंगा। तो अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या कहते हैं कि कोई
दो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई दो पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, कोई दो एक्शंस नहीं है। तो इसके बाद हम कंजंक्शन की टाइप्स पे आ रहे हैं। पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड as connecting words at the beginning of an independent clause। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी अलग फुल मीनिंग कन्वे कर सकता है। उसके स्टार्ट पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते होते हैं, एंड, बट, सो, और, नॉर, सो एंड येट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये भी मैं पहले इसको डिटेल में बता चुका हूँ कि ऑल्दो, बिकॉज, इवन इफ, इवन दो, ये सारे के सारे जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की क्वालिटी क्या है कि ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आते हैं, और इनके आगे हम आने वाला सेंटेंस जो है, क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज है वो हमेशा किसी और क्लॉज पे डिपेंड करेगी। तो इस वजह से इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है। एडवर्सिव कंजंक्शन क्या होता है, ये कंजंक्शन की तीसरी टाइप है। एडवर्सिव कंजंक्शन, कंजंक्शन दैट शोज कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड एडवर्सिव कंजंक्शन। ऐसा कंजंक्शन जो दो ऑपोजिट सिचुएशंस को बयान करता है, यानी जिससे पहले वाला सेंटेंस उससे अगले वाले सेंटेंस से मुख्तलिफ होता है, उसके ऑपोजिट होता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि although he is ill he comes to school, he is poor yet he is honest, कि वो गरीब है मगर फिर भी ईमानदार है। बट, येट, वाइल, जबकि, यानी ये सारे के सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो कि हमें दो ऑपोजिट सिचुएशंस को मिलाने की हेल्प करते हैं। अच्छा, एक बात हमने नोट करनी है कि जो इवन दो है ये कंप्लीट एक्शन के लिए यूज होता है, यानी जो काम हो चुका है, कि दो ऑपोजिट काम हो चुके हैं, कि अगरचे ये था फिर भी ये हो गया, तो उसके लिए हम इवन दो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब ही कॉन्टिन्यूड टू सर्व इन द ऑफिस, कि अगरचे उसकी जॉब चली गई लेकिन फिर भी उसने ऑफिस में जो है वो काम करना जारी रखा, ऑफिस में सर्व करना उसने जारी रखा, यानी ये काम हो चुका है। और जो इवन इफ है वो कब यूज होता है, इवन इफ हम तब यूज करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है, यानी अगर ऐसा हो गया तो फिर भी ऐसा होगा। यानी हमने ये देखा कि इवन दो हमने कब यूज़ किया था, इवन दो हमने तब यूज़ किया था जब कोई काम अगरचे ऐसा हुआ था फिर भी वैसा हुआ। और इवन इफ हम तब यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भी ऐसा होगा, यानी ये हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं इवन दो, और इवन इफ हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन इफ ही लूजेज हिज जॉब, अगरचे वो उसकी नौकरी चली जाएगी, ही विल कॉन्टिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस, वो फिर भी ऑफिस में सर्व करना जारी रखेगा, ऑफिस में काम करना जो है वो जारी रखेगा। तो फ़र्क क्या है, इवन इफ फ्यूचर के लिए यूज़ होगा, इवन दो जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होगा। यहाँ ये हो चुका था फिर भी उसने ये किया, यहाँ ये है कि ये ऐसा होगा भी सही तो भी वो ऐसा करेगा। नेक्स्ट एक बात हम और नोट करने वाली है कि दो और ऑल दो ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन के लिए यूज होते हैं। दो एंड ऑल दो या दो इट रेन्ड हैविली ही अटेंडेड द पार्टी, अगरचे सख्त बारिश हुई उसके बावजूद उसने पार्टी अटेंड की। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो स्टार्ट में यूज हुआ है। ठीक है, जैसे मतलब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजंक्शन जो है ये वो भी स्टार्ट में यूज हुआ है इवन इफ में। ठीक है, और ये इवन दो या दो ऑल दो ये भी स्टार्ट में यूज होता है, यानी कंजंक्शन जो है अगर तो स्टार्ट में यूज होगा, कंजंक्शन के बाद पहली क्लॉज आएगी और उसके बाद जो है वो कॉमा आएगा और फिर सेकंड क्लॉज आएगी। जैसे ये है, दो या ऑल दो इट रेन्ड हैविली,
अगरचे सख्त बारिश हुई और उसके बाद कॉमा ही अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, तो फिर दरमियान में कॉमा आएगा अगर कंजंक्शन स्टार्ट में यूज होगा, और अगर कंजंक्शन दरमियान में यूज होता है तो फिर कॉमा नहीं आएगा। जैसे ही ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, वो स्कूल नहीं आ सका चूंकि वो बीमार था। ठीक है, तो यानी कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस के दरमियान में भी यूज हो सकता है और सेंटेंसेस के स्टार्ट में भी यूज हो सकता है। इंस्पाइट और डिस्पाइट, अगर इंस्पाइट यूज करेंगे तो इसके साथ ऑफ यूज करेंगे। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इसका मतलब होता है बावजूद इसके। डिस्पाइट हैवी रेन, सख्त बारिश के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, बावजूद इसके कि सख्त बारिश हुई। ही अटेंडेड द पार्टी, उसने फिर भी पार्टी में शमूलियत की। है कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये एक दूसरे के अल्टरनेट में यूज हो सकते हैं। दो और ऑल दो एक दूसरे के अल्टरनेट में यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कंजंक्शन ऑफ रीजन, ये काम क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा काम क्यों था। आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई वॉज इल, ये एग्जाम्पल देखें, बिकॉज आना है यहाँ पे। आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, अब ये बिकॉज जो है वो कंजंक्शन ऑफ रीजन है। नेक्स्ट है सिंस या एज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं 10 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ लिहाजा मैं थक चुका हूँ। तो ये भी जो है वो कंजंक्शन ऑफ रीजन। अच्छा, इसके बाद कंजंक्शन ऑफ पर्पज है कि कंजंक्शन ऑफ रीजन में क्या है कि पहले एक्शन आया है और फिर उसका रिजल्ट आया है। देखे ना, पहले एक्शन क्या है, एज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, पहले एक्शन आया है और फिर उसका रिजल्ट आया आई एम टायर्ड। ये है कंजंक्शन ऑफ रीजन के जिसमें पहले एक्शन है फिर रिजल्ट है। और कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या है, ये एक्शन हो रहा है, वो एक्शन किस काम के लिए हो रहा है, यानी उसका रिजल्ट क्या मुतवक्के है, यानी पहले में रिजल्ट आ गया। ठीक है, और दूसरे में कंजंक्शन ऑफ पर्पस में क्या है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सो दैट, दैट, इन ऑर्डर टू, और सो एज टू। अच्छा, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे पास, वो सख्त मेहनत कर रहा है ताकि वो पास हो जाए, यानी एक्शन अब हो रहा है और रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। तो यहाँ पे क्या था कंजंक्शन ऑफ रीजन में कि एक्शन हुआ है और उसका ये रिजल्ट आया है, और यहाँ पे क्या है कि एक्शन अब हो रहा है, रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। इसके बाद है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरा काम होगा, एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरा रिजल्ट निकलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मसलन अगर तुम आए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनलेस, इफ, लेस्ट, अदरवाइज, एल्स, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सपोजिंग, ओनली इफ, इनको हम क्या कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। यानी ये किसी भी शर्त को शो कर रहे होते हैं कि अगर एक शर्त पूरी होगी ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं छतरी ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जो कि किसी शर्त के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कि एक एक्शन होगा, उसकी शर्त है, तो फिर जो है वो दूसरा एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा। अच्छा, इसके बाद है यूजेस ऑफ कंजंक्शन, ये चंद हैं। इन कंजंक्शन के यूजेस क्या हैं, अनलेस और अनटिल। अनलेस हम दो एक्शंस के लिए यूज करते हैं और अनटिल हम टाइम के लिए यूज करते हैं। अनलेस यूज फॉर कंडीशन एंड अनटिल फॉर टाइम। अच्छा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक आप मेहनत नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते, ये कंडीशन है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते। अनटिल यू कम आई विल नॉट हेल्प यू, जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो क्या है, वेट हेयर अनटिल आई कम, इंतजार करो जब तक मैं आ ना जाऊं, कंडीशन लगा रहे हैं।
तो अनलेस अनटिल दोनों कंडीशन के लिए यूज होते हैं। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, डू नॉट यूज नॉट। ये सेकंड पॉइंट देखें, डू नॉट यूज नॉट इन द सेम फ्रेज। जिस फ्रेज के अंदर देखें ना, अनलेस अनटिल कंजंक्शन है, तो इसका मतलब है कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेज जो है वो आने हैं। तो जिस क्लॉज में अनलेस या अनटिल यूज हो जाएगा उसमें हमने नॉट का यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अब देखें, हम यूँ नहीं कह सकते अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, गलत हो जाएगा क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अनलेस अनटिल जब भी यूज होना है, इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते। वेट हेयर अनटिल आई कम, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज हुआ है। अच्छा, इसके बाद है इफ और वेदर। इफ फॉर कंडीशन या डाउट, यानी अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी होगा। और वेदर जो है ये अनसर्टेनिटी के लिए यूज होता है। इफ ही स्ट्रगल्स ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्यूचर में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, यानी डाउट है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ ही स्ट्रगल्स, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, वेदर अनसर्टेनिटी के लिए, यानी जब आपको कंफर्म नहीं, यू आर नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे यकीन नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। ओके, इसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और देन। ठीक है, तो ये दो क्लॉजेस जब मिलती हैं तो ये दोनों क्लॉजेस के साथ एक में इधर यूज होगा, दूसरे में और यूज होगा। अगर यानी इधर यूज हुआ है तो और लाजमी यूज होना है, अगर नीदर यूज हुआ है तो नॉर लाजमी यूज होना है। यानी इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। पहले हमने जितने कंजंक्शन पढ़े थे उसमें दो सेंटेंसेस होते थे और उन दो सेंटेंसेस के दरमियान में एक कंजंक्शन आता था। अब ये है एक कंजंक्शन ही, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस के साथ इधर यूज होगा तो और भी यूज होगा, नीदर यूज होगा तो नॉर भी यूज होगा, नॉट ओनली यूज होगा तो बट आल्सो भी लाजमी आएगा, बोथ आएगा तो दूसरे क्लॉज के साथ देन यूज होगा। ठीक है। अच्छा, एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली ये है कि अगर हम ईदर के बाद नाउन यूज कर रहे हैं तो और के बाद भी नाउन यूज करेंगे। अगर हम नीदर के बाद वर्ब यूज कर रहे हैं तो नॉर के बाद भी वर्ब यूज करेंगे। यानी इसकी कंडीशन ये है कि ईदर के बाद जौन सा हमने पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना है और के बाद वही करना है, जो नीदर के बाद यूज करना है नॉर के बाद वही करना है। नॉट ओनली के साथ अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो बट आल्सो के बाद भी हम वही पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक है, यानी इनकी कंडीशन ये है कि दोनों के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यूज होता है। अच्छा, एग्जांपल्स हम इनकी देखते हैं। ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो अ गुड डांसर। अब देखें ना, नॉट ओनली अ गुड सिंगर, यानी एडजेक्टिव यूज हुआ है गुड, नॉट ओनली अ गुड सिंगर। इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव यूज हुआ है नॉट ओनली के बाद, तो बट आल्सो के बाद भी अ गुड ही यूज हुआ है, यानी इसके बाद भी एडजेक्टिव ही यूज हुआ है। दे आर नीदर रिच, ना वो अमीर हैं, नॉर बैंकरप्ट, ना ही कंगाल हैं। तो नीदर के बाद रिच यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो नॉर के बाद बैंकरप्ट ये भी एडजेक्टिव ही यूज हुआ है। ईदर ही और आई एम गिल्टी, या तो वो या फिर मैं कसूरवार हैं। अब देखें, ईदर के बाद ही यूज हुआ है यानी प्रोनाउन यूज हुआ है, तो और के बाद भी शर्त है कि आप वही जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच यूज करेंगे। अगर इधर के बाद प्रोनाउन ही यूज हुआ है तो और के बाद भी प्रोनाउन ही आपने यूज करना है, यानी वो क्या है, इधर ही और आई भी एक प्रोनाउन है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि लेस्ट। ठीक है, यूजेस ऑफ कंजंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। इट टेक्स अ मॉडल वर्ब शुड, जब भी हमने लेस्ट यूज करना है लेस्ट के बाद हमने शुड का यूज करना है। इट इज अ नेगेटिव सो डोंट यूज नॉट, इसके साथ भी हमने नॉट यूज नहीं करना।
यानी जिस सेंटेंस में हमने लेस्ट यूज़ करना है उस सेंटेंस में हमने शुड का लाजमी इस्तेमाल करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि नाकाम हो जाओ। फिर तो जब आप लेस्ट यूज़ करेंगे तो इसके साथ आप शुड का लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद दो और ऑल दो, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये हमने पहले इसके एग्जांपल देख लिए हैं। ऑल दो ही इज़ द पुअर ही इज़ अनेस्ट, गरीब है मगर फिर भी ईमानदार है। अच्छा अब देखें, जब हम ऑल दो यूज़ कर लेते हैं ना, ये दो यूज़ कर लेते हैं स्टार्ट में, तो इसके बाद बाज़ दफ़ा बट या येट का इस्तेमाल हुआ होता है जो कि गलत है। यानी सेंटेंस यूँ नहीं होगा ऑल दो ही इज़ पुअर बट या येट ही इज़ अनेस्ट, नहीं, हम इसमें दो कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, हम एक ही कंजंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या है, सो और एज और एज। अच्छा जो एज और एज है ये पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, एज और एज। और जो सो और एज है ये नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। यानी एज और एज हमने तब यूज़ करना है जब हम दोनों चीज़ों की जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बयान करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि शी इज़ एज प्रीटी एज हर सिस्टर, वो इतनी खूबसूरत है जितनी उसकी बड़ी बहन। ये पॉजिटिव कंपैरिजन है, यानी वो भी खूबसूरत है, उसकी बहन भी खूबसूरत है। और सो और एज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने नेगेटिव कंपैरिजन करना हो, यानी एक में जो जो क्वालिटी है वो दूसरी में ना हो, ठीक है, तो फिर हम सो और एज यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट सो प्रीटी एज हर सिस्टर, वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन है। तो इसका मतलब है कि एक के अंदर एक क्वालिटी है और दूसरी के अंदर वो नहीं है। तो जब हमने दो ऑपोजिट चीज़ों का, यानी दोनों, जब दोनों में सेम क्वालिटी नहीं है, इनका कंपैरिजन करना है तो हम जो है वो सो और एज यूज़ करेंगे। सच और एज, पहले सो और एज का देखा, फिर एज और एज का देखा, अब क्या है सच और एज। यानी जिस सेंटेंस में हमने सच यूज़ करना है उसमें हमने एज लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। बस हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ सच अ बॉय दैट इज़ लेज़ी, नहीं होगा, ही इज़ सच अ बॉय एज इज़ लेज़ी। यानी जब हम सच यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद एज यूज़ करते हैं। अच्छा इसके बाद हार्डली या स्केर्सली, इसका मतलब होता है मुश्किल ही, बमुश्किल। तो हार्डली या स्केर्सली जब यूज़ करते हैं तो उसके बाद व्हेन यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डली या स्केर्सली और व्हेन। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बमुश्किल मैंने बाहर कदम रखा था कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है। हार्डली और स्कर्सली जब यूज़ करेंगे इसके बाद हम व्हेन यूज़ करते हैं। अच्छा नो सूनर देन, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब होता है जैसे ही ये हुआ उसके बाद ये हो गया, नो सूनर। नो सूनर डिड आई सी, और एक बात ये देखें कि हार्डली, स्कार्सली या नो सूनर, इसके फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यानी अब ऐसा नहीं होगा हार्डली आई स्टेप्ड आई हैड स्टेप्ड आउट, नहीं होगा, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट। इसी तरह नो सूनर के बाद भी फौरन हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। नो सूनर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होना है, देन के साथ। नो सूनर डिड आई सी अ स्नेक, जैसे ही मैंने सांप को देखा, देन आई स्टार्टेड रनिंग, फिर मैंने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सच और एज का कॉम्बिनेशन, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।